देखो बेसिकली इनफर्टिलिटी है क्या कि अगर एक कपल 1 साल तक बिना किसी प्रिकॉशन के जब वो ट्राई करता है और तब भी अगर वो कंसीव नहीं कर रहा है तो उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कपल काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अब हवा में तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी कोई ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में अलग से कुछ डेवलप करते हो, नो। आप ही का स्पर्म है, आप ही का एग है, उसको बाहर फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो को वापस ट्रांसफर कर देते हैं। आपकी इस पूरी क्वेश्चन का मेरे पास एक ही आंसर है कि बुजुर्गों का कहा और आंवला का खाया बाद में पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष खटाना, आपका होस्ट। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इनफर्टिलिटी। और आज हमारे साथ है डॉक्टर गीतिका, जो एक रिनोड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है। आज हम उनसे जानेंगे कि मेल्स में और फीमेल्स में जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं, उनके रीजंस क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं और कैसे बीज शुद्धि और गर्भ शुद्धि से इनको ट्रीट किया जाता है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि हम इस शब्द को अगर समझना चाहें, इनफर्टिलिटी, तो इस शब्द को हम कैसे समझेंगे और ये होता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखो बेसिकली इनफर्टिलिटी है क्या कि अगर एक कपल 1 साल तक बिना किसी प्रिकॉशन के जब वो ट्राई करता है और तब भी अगर वो कंसीव नहीं कर रहा है तो उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कुछ केसेस में ऐसा फर्स्ट टाइम मतलब कभी भी वो कंसीव नहीं करते और कुछ टाइम में कंसीव करते हैं तो मिसकैरेज हो जाता है, और कुछ केसेस में पहला बेबी होता है तो दोबारा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी। मतलब अगर एक बार भी कंसीव नहीं किया है तो प्राइमरी, और अगर एक बार कंसीव किया है तो अगर बेबी है या फिर मिसकैरेज भी हो गया तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में काउंट करते हैं। मैम, जैसे आपने मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी का बताया, तो अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूं और मैं इसको सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड जानना चाहूं, तो महिलाओं के क्या ऐसे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते? देखिए अगर मैं फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करूं तो आजकल 10 में से 4 फीमेल्स को इनफर्टिलिटी है, वो चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। और इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ हैं। आजकल जितना हमारा लाइफस्टाइल है, आजकल करियर ओरिएंटेड फीमेल्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से वो प्लान ही बहुत लेट करते हैं। मैरिजेस, लेट मैरिजेस हैं, मतलब 30 के बाद मैरिज होना, या फिर मैरिज होने के बाद भी 3 या 4 साल वो प्रिकॉशंस पे रहते हैं, हार्मोन पिल्स पे रहते हैं। और बहुत सारा जो स्ट्रेस लेवल्स है या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से काफ़ी मेजरली इनफर्टिलिटी आजकल देखने को मिलती है। एंड उसके अलावा अगर मैं डिफेक्ट्स की बात करूँ तो बहुत सारे हैं, जिसमें अगर हम एग की बात करें, अगर वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो रहा, ओवुलेशन नहीं हो रहा, एंडोमेट्रियम आपकी अच्छी नहीं है, या फिर अगर आपको सिस्ट्स बार बार बन रहे हैं, पीसीओडी पीसीओएस जिसको हम बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल अगर कोई इश्यूज़ है, वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी होती है। और प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करने के बाद जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये रिजॉल्व भी हो सकता है। और मैम, इसी में अगर मैं मेल सेंट्रिक आपसे रीजंस जानना चाहूँ तो? देखो मेल सेंट्रिक अगेन अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में बोला जाता है कि अगर आप कुछ भी खाते हो तो उससे आपका रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा और फाइनली जाके शुक्र डेवलप होता है। और अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो डेफिनेटली अगर कंसीव, कई लोग कंसीव ही नहीं करते, और अगर कंसीव कर भी जाते हैं तो अर्ली मिसकैरेजेस वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मेन मेल्स के लिए जो मेन फैक्टर रहता है दैट इज उनका डाइजेशन सिस्टम। अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो है ही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ही है। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, लैपटॉप्स का ज़्यादा यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा यूज़ करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में रहना, नींद प्रॉपर्ली ना लेना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके अलावा अगर मैं सीमेन एनालिसिस की बात करूँ तो उसमें कई लोगों के स्पर्म काउंट कम होते हैं या बिल्कुल निल हो जाते हैं, या उसमें मोर्टालिटी की कोई इश्यूज़ होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं कपल से, उनसे बात करते हैं, तो उसके बाद जाके जब फाइनल इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोसिस बनता है तो पता चलता है एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। क्या? बट वो मेल टू मेल वेरी करता है। वो हर किसी के साथ अलग अलग हाँ होता है। हाँ हाँ। मैम, जिसमें ना आपने एक बात बोली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली, इसमें आजकल दुनिया फास्ट भाग रही है, सब लोग टेक सेवी हो गए हैं, तो स्ट्रेस है लोगों को अपने काम का, अपने लाइफ का। तो हम उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं जिससे कि वो हमारे सेक्सुअल उस पे अफेक्ट ना करे और हम कंसीव करने के प्रोसेस को इजीली स्टार्ट कर सकें? देखो अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो आयुर्वेद में कंसीव करने को सिर्फ एक काम नहीं कहा गया कि भाई आपने शादी कर ली और बस बच्चे पैदा करो, ऐसा नहीं है। पूरा उसका एक प्रावधान है जिसमें बीज शुद्धि, गर्भ शुद्धि के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी कपल, जैसे आपने देखा होगा जब भी उनकी शादी होती है उसके बाद ही वो बेबीज प्लान करते हैं, जी। तो उस टाइम पे उनका हवन होता है। और हम्म। जो हम 7 फेरे की बात करते हैं, पूरे रिचुअल्स होते हैं, उसका कोई मोटिव है।
वो मोटिव ये है कि हस्बैंड वाइफ की शुद्धिकरण तब से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद जो चीज़ें उनको फॉलो करनी है, एक फैमिली के अंदर एक एनवायरनमेंट मेंटेन करके चलना है, और वो जब गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो उनका डाइट लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज होता है। क्योंकि पुराने टाइम में जब भी नई नई शादी होती तो अच्छे पकवान बनते थे घर में, अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें आती थी, तो जब वो कपल उसको कंज्यूम करता था तो उसके बाद वो जल्दी जल्दी कंसीव करते थे। पर आजकल के टाइम में हो क्या रहा है, जैसी शादी होती है पहले तो वो सोचते हैं कि कंसीव करना भी है कि नहीं करना, फिर वो साल 2 साल अलग अलग तरह की पिल्स और सब चीज़ों की सिचुएशन होती है, या फिर ऐसा होता है कि उनके फैमिली लाइफ इतनी डिस्टर्ब्ड होती है, वर्किंग होते हैं, सुबह भाग भाग के जाना, रात को आना, प्रॉपर उनको टाइम, आपस में कपल को टाइम भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आज के टाइम पे अगर हमें इनफर्टिलिटी से लड़ना है तो बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी, क्योंकि हेल्दी लिविंग का मतलब ही आपकी हेल्दी माइंड होना चाहिए, सोल होना चाहिए, इनफैक्ट बॉडी भी होनी चाहिए। बट आजकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, डेफिशिएंसी के लिए आप सप्लीमेंट खा लो या कुछ 2-4 चीज़ें फॉलो कर लो, इससे नहीं बनता। आज के टाइम में आपको मेंटली, आपको सोल आपकी अच्छी होनी चाहिए और बॉडी तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ही आप अच्छा बच्चा पैदा कर सकते हो। जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको कोई इशू नहीं है, बट आजकल बच्चे पैदा होने के बाद भी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, और जिनको नहीं हो रहे तो उनके अलग कारण है। तो प्रॉब्लम्स तो है ही ना हर जगह, तो उसका रेक्टिफिकेशन का एक ही सॉल्यूशन है, और हमारी जो टीम है वो यही करना चाह रही है कि एटलीस्ट जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आए वो हेल्दी आए। आजकल कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर बढ़ते जा रहे हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, कितनी मेडिसिन आ चुकी हैं, कितनी इनोवेशन आ चुकी हैं, उसके बावजूद बीमारियां सिर्फ बढ़ रही हैं, जबकि कम होनी चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, हम डिपेंडेंट है गोलियों पे। एक इजी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बच्चा पैदा करना, आईवीएफ करा लो। क्यों करा लो आईवीएफ? पहले अपने आप को ठीक करो, बेटर करो, तब जाओ ना उस साइड। जो हमारा एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, जिसको जेन्युइनली कोई इशू है। अगर आप ये कहो किसी की ट्यूब्स ही नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको आईवीएफ ही जाना पड़ेगा। उसके लिए हम नेचुरल ट्राई नहीं कर सकते। बट सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, सही डायग्नोसिस बनाना, किस टाइम पे क्या जरूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, इसमें जो आपने 2 शब्द यूज किए, बीज शुद्धि और गर्भ शुद्धि, जब हमारे पास इनिशियली पेशेंट आता है तो हम जब बीज शुद्धि और गर्भ शुद्धि का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेस क्या रहता है? अगर मैं बीज शुद्धि को और गर्भ शुद्धि को समझना चाहूँ, एक लेमन आदमी जो उसको देख रहा है वो समझना चाहे इस प्रोसेस को, तो वो कैसे समझेगा? देखो, अगर मैं बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि की बात करूं तो हम 2 तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। कुछ कपल्स तो ऐसे आते हैं हमारे पास कि भाई हमें प्लानिंग करके बेबी करना है, तो डेफिनेटली बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि एज पर आयुर्वेदा हम लोग प्लान करके उन्हें कंसीव कराते हैं। दूसरे वो कपल्स होते हैं जिनको कंसीव नहीं हो रहा होता, और वो जगह जगह से ट्रीटमेंट लेकर के हमारे पास आते हैं, फिर हम उनका बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि प्लान करते हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि पहले उनकी जो बीमारियां हैं उसको रेक्टिफाई किया जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट तरह अलग तरीके का बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि होता है जिससे उन्हें कंसीव करवाया जाता है। सो वो स्टेप बाय स्टेप, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए, उनसे मिली, उनको प्रॉब्लम थी, मैंने सारी बात की। वो पेशेंट बार बार एक ही बात बोल रही थी, मुझे युधिष्ठिर जैसा बच्चा चाहिए। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई इस थॉट के साथ भी अगर आने लगा है, दैट मीन्स कि उनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है कि हमें एटलीस्ट ऐसे ही फालतू में, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम में आप 1-2 बच्चे पैदा करोगे, बहुत सारे नहीं करोगे। और अगर आप 1 या 2 बच्चा भी प्लान कर रहे हो, तो अगर वो हेल्दी ही नहीं हुआ और उसके बाद आप डॉक्टर्स के चक्कर ही लगाते जा रहे हो, तो फिर उस बच्चे पैदा करने का फायदा क्या हुआ? मैम, जैसे आपने चीज़ बताई ना, तो मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी है कि जो बीज शुद्धि और गर्भ शुद्धि है, क्या वो सिर्फ महिलाओं तक सीमित है, लिमिटेड है, या फिर मेल्स भी है? क्योंकि बीज से, अगर मैं एक लेमन, अगर मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो बीज का मतलब मेरा दिमाग सिर्फ महिलाओं पे जा रहा है कि क्या पता उनके उसमें दिक्कत हो। तो क्या मैं सही अप्रोच कर रहा हूँ या मैं कहीं गलत हूँ? ये आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम फीमेल का तो बीज भी है ना, उसका गर्भ भी है, तो मेल्स का गर्भ कहाँ से हुआ? तो मेल्स का गर्भ होता है उसका प्रोस्टेट, उसके सेमिनल वेसिकल्स या स्क्रोटल सैक की अगर मैं बात करूं, क्यों वहां पर स्पर्म का जनरेशन होना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटिक रहते हैं, या फिर बचपन से ही कोई हेल्थ इश्यूज हैं, या कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं अर्ली एज में। बाद में जाके जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो ऐसे केसेस में उनकी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ही खत्म हो जाती है। तो उस केस में बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि से हेल्प क्या मिलती है कि जो भी उनके डैमेज जो टेस्टिकल्स के सेल्स हैं उसको रेजेनिवेट करवाया जाता है थ्रू उत्तर बस्ती या फिर वमन विरेचन, बहुत सारी बस्ती प्रोसेसेस होते हैं। जब हम वो सारी कंबाइंड ट्रीटमेंट्स करते हैं तो ऐसे लोगों को भी हेल्प मिलती है। डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो इतने अच्छे रिजॉल्वेबल होते हैं आयुर्वेद में
कि पेशेंट्स कई होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती है तो बहुत अच्छे से रेक्टिफाई होते हैं। मैम जैसे अभी आपने एक बात बोली ना, तो मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जब हम बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि की बात करें, तो हम थेरेपीज़ की बात कर रहे हैं। तो थेरेपीज़ इसमें कैसे हेल्प आउट करती हैं उस पूरे प्रोसेस को स्मूथ करने में, उस कंसीव को स्मूथ करने में? थेरेपीज़ का क्या रोल है एग्जैक्ट? देखो थेरेपीज का रोल ऐसा है, चाहे वो बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि है या बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है, बीपी शुगर है, थायराइड है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम लोग फोकस क्या करते हैं, और पेशेंट भी नॉर्मली ये सोचते हैं कि मेरी शुगर 250 है या 300 है, ये मेरी 150 आनी चाहिए, ठीक है। तो हम नॉर्मली आयुर्वेदिक फिजिशियंस भी क्या करते हैं कि इसके लिए कोई शुगर की गोली दे देते हैं। तो जब वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी छोड़ेगा तो भी तो बढ़ जाएगी ना। तो उसके रूट कॉज पे काम करने के लिए थेरेपीज काम करती हैं। वो कैसे काम करेंगी कि लेट्स से अगर हमें कोई भी एक काम करना है तो हम पहले उसकी प्लानिंग करके अगर जब करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें ज्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू हमने रैंडमाइज कुछ भी किया। लेट्स से आपने किसी टूर पे जाना है, अब आपने पहले तो उसकी 10 दिन 15 दिन पहले तैयारी करी, आपने होटल बुकिंग करवाई, अपना पूरी आइटनरी रेडी करी, तो आप एक अच्छा ट्रैवल आप इंजॉय करके आते हो। बट रैंडमली पता चला भाई दोस्त का फोन आया है, रात को ही ऐसे निकल गए, 2 कपड़े डाले, रास्ते में पता चला कि बारिश हो गई, तो फिर आप कितने परेशान हो गए। दिस इज व्हाट इज विद द ट्रीटमेंट ऑल्सो। अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट के भी डिफरेंट टाइप्स है, या तो हम क्योरेटिव ट्रीटमेंट करें या पैलेटिव करें या प्रिवेंटिव करें। प्रिवेंटिव तब तक काम करती है जब आपको थोड़ा बहुत सिम्टम आ रहा है, कोई गैस है, एसिडिटी है, तो आप प्रिवेंटिव जा सकते हो। बट अगर आपको कोई डिजीज हो चुकी है और अगर उसमें कोई सिवियरिटी है जिसमें आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम है, उसमें डेफिनेटली आपको पैलेटिव जाना चाहिए। और जैसे ही आप उसे कंट्रोल कर लो, स्टेबल कर लो, तो फिर आपको क्योरेटिव साइड जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या, गोलियां 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 चलती रहेंगी और एट टाइम रिजल्ट कुछ नहीं है, फाइनली आपको पता ही है फिर क्या होता है। मैम इसमें ना एक यूथ के पर्सपेक्टिव से एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। समझ लीजिए एक पर्सन है जो कि लंबे अरसे से कोई मेडिकेशन पे चल रहे हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके बेबी कंसीव होने में दिक्कत आती है, और जो ये मेडिकेशन वाला प्रोसेस है और वो उनकी ज़रूरत है ये मेडिकेशन लेना, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? या फिर क्या तो हम उनको बोल दें कि भाई आप दवाइयाँ लेना बंद कर दो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है कई केसेस में। तो उस टाइम पे हमें उनको क्या सलाह देनी चाहिए कि अब आपने दवाइयाँ ले ली हैं, अब उनकी शादी होगी, तब भी वो दवाइयाँ कंटिन्यू हैं और तब भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? कि क्या उनकी दवाइयाँ बंद करवानी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी है ये दवाई और उनको बेबी भी चाहिए, तो उस मोमेंट पे हम क्या प्लान आउट करते हैं? देखो इस कंडीशन में हम करते क्या है कि नॉर्मली अगर कोई ऐसा पेशेंट मेडिसिन ले भी रहा है, तो आजकल आयुर्वेद में बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी है, एंड इनफैक्ट हमारे पास तो बहुत अलग अलग तरह के पेशेंट हैं जिनको रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो उस केस में हम उनकी मेडिसिन टेपर डाउन करा देते हैं। अगर वो 10 तरह के केमिकल खा रहे थे, तो अगर वो 2-3 रह जाए तो एटलीस्ट 8 तो बंद हो गई। प्लस उसको आयुर्वेदिक होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग सिखाते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं, डाइट होती है, लाइफस्टाइल होता है, योगा सेशंस होते हैं। तो आपको क्या लगता है अगर 10 चीजें एक साथ काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसीलिए आता है। आज हमारे इतने सारे पेशेंट्स कंसीव हुए हैं 5-5 6-6 IVF कराने के बाद भी, और वो भी नेचुरली, वो ऐसे ही नहीं हो रहे, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत किया है। हम ये नहीं कहते कि कोई डॉक्टर मेहनत कर रहा है, डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, आपको दवाई दे सकता है, डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, वो आपको ठीक नहीं कर सकता, आपको ठीक खुद को खुद ही करना पड़ता है। इसलिए जीना सिखाना ही हमारा मेन मोटिव है कि आपको खुद ही फॉलो करना है जो करना है। आप ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ये ट्रीटमेंट करा लो और उसके बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर भगवान नहीं है, गोलियों से कुछ नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट मिलता है, बट फाइनली आपको अपनी सेल्फ हीलिंग ही एनहांस करनी पड़ती है, और वो करते रहते हो, मेंटेनेंस होता रहता है। तो एटलीस्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम 80% थी, अगर वो 60% पे भी स्टेबिलिटी है, तो एटलीस्ट जो आपका फाइनल स्टेज कोई 5 साल में आनी थी, वो जाके 10 साल में आएगी। सो हमें उसके ऊपर काम करना है। हमें लगता है कि हमने भी ट्रीटमेंट ले लिया, महंगा ट्रीटमेंट ले लिया, हमें कल ही ठीक हो जाए। यहाँ पे कोई जादू टोना और ये सारी चीजें नहीं चल रही है। आपको जीना सिखाया जा रहा है, वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, और उसको फॉलो करते करते चलोगे। इसलिए बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स हैं जिनको रिजल्ट भी आते हैं, और वो इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं तो आते हैं, और आपको हिम्मत रखनी ही पड़ती है। अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब आप देखो ना, कैंसर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं कितना अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं, बेस्ट से बेस्ट लेते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती? बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी पेशेंट हार के आ जाता है।
और फिर हमारे पास आके ट्रीटमेंट करते हैं तो भी उनको इम्प्रूवमेंट आती है। बट true. मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, अगर पेशेंट को रूटीन लाइफ भी उसकी अच्छी हो जाए और पहले से बेटरमेंट हो जाए तो काफी अच्छा फर्क पड़ता है। और इतने केमिकल्स, उसके साइड इफेक्ट्स, और उससे बच के भी अगर आप सारी चीजें बेटर करते हो, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको मल्टीपल मेडिकेशन से बेटर आपको नेचुरली ट्रीट करने पे फोकस करना चाहिए। सेम विद गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि ऑल्सो, कि अगर हम उसको फॉलो कराते हैं तो बहुत बहुत अच्छे पेशेंट्स को रिजल्ट आते हैं। मैम कुछ मेजर ब्रेक थ्रूज आए हैं फिलहाल, अगर हम अपनी बात करें गर्भ शुद्धि की, बीज शुद्धि की? मैं आपको एक अपना केस बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट थी किडनी फेलियर की। जी मैम। किडनी फेलियर था और 23 इयर्स उनकी एज थी। डॉक्टर्स ने बोला कि वो पेशेंट कंसीव कर गई ट्रीटमेंट से। डॉक्टर्स ने बोला इसको अबॉर्ट करा दो क्योंकि बच्चा नहीं रहेगा। आप इमेजिन नहीं करोगे, वो पेशेंट अभी तक सरवाइव कर रही है, 9th मंथ उसका चल रहा है और नेक्स्ट मंथ उसको डिलीवरी ड्यू है। वाओ। और ये कैसे हो रहा है? जिसको अबॉर्शन करने के लिए बोल दिया था और डॉक्टर्स वही उसको हेल्प कर रहे हैं, वही डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, उन्हीं के पास चल रहा है? हाँ, उन्हीं के पास चल रहा है और साथ में हमारी गाइडेंस चल रही है आयुर्वेदिक, और किडनी का हम ट्रीटमेंट साइड बाय साइड कंटिन्यू कर रहे हैं। और वही पेशेंट अब डिलीवर भी करने जा रही है। वाओ। तो ऐसा केस मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही देखा और हम लोग ही उसको ट्रीट कर रहे हैं, जो हमने भी इमेजिन नहीं किया था। बट अगर वो कर सकती हैं तो एक हेल्दी इंसान तो कर ही सकता है ना। मतलब हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन्स। एग्जैक्टली। हम ये नहीं कहते कि आईवीएफ गलत है, हम ये नहीं कहते आईयूआई गलत है, पर किस टाइम पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम इनिशियली जैसे किसी के सेल्स भी हैं, किसी के बीज भी है और वो भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो और कोई फैक्टर हो सकता है। आपका ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, आपको कोई सिस्ट हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडिनोमाइसिस की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो फिजिकल इंटीमेसी में ही नहीं होते। सही टाइम पे ही आपका इंटीमेसी नहीं है तो कहाँ से कंसीव होगा? आजकल यंग कपल्स आ रहे हैं 30s की एज में, जिनकी कॉम्प्लिकेशन ही प्रॉब्लम ही यही होती है कि मैम हम फिजिकली नहीं हो रहे। तो अब हवा में तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, है ना। तो उसकी काउंसलिंग करना, उसके बारे में उन्हें एजुकेट करना, सारी चीजें गाइड करना, तो वो सब जब चीजें होती हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। मैंने एक केस सुना था कहीं पर कि एक कोई ऐसा पेशेंट आया जिसने 4 साल से वो इंटीमेट ही नहीं हुए और वो आगे ट्रीटमेंट लेने के लिए कि भाई हमें तो कुछ नहीं करना है और हमें बस वो कपल मेरे पास ही था। अच्छा। वो ट्रीटमेंट हमारे पास ही चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम उनकी जो जेन्युइन थी वो थी ही, बट उनको जो हमने ट्रैक दिखाया वो उस ट्रैक पे चल भी रहे हैं, उनको रिजल्ट्स भी एंड होप सो जल्दी कंसीव भी कर जाएंगे। यस मैम, इसमें मुझे एक आप और एक और चीज बताओगे कि जब हम होलिस्टिक वे ऑफ अप्रोच देखते हैं तो उसमें हम बीज शुद्धि और गर्भ शुद्धि को हम एज इन, अगर मैं लॉन्गर विजन में देखता हूँ तो आज भी लोग भागते हैं कई दूसरी जगह। तो अगर मुझे एक आसान भाषा में समझाना है कि भाई आप इनिशियली जब भी आपको दिक्कत होती है तो यू कम हियर, तो उसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा अपने पेशेंट्स को जो देख रहे हैं? तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इनिशियली आप डोंट गो एनीवेयर, कम टू अस? आपकी इस पूरी क्वेश्चन का मेरे पास एक ही आंसर है कि बुजुर्गों का कहा और आंवला का खाया बाद में पता चलता है। अच्छा। अगर आज मैं किसी चीज को कोई समझाऊंगी, किसी को समझ नहीं आएगी, पर जब बीमार पड़ेंगे तो आएंगे। कितनी बार हम लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग कोई कॉम्प्लिकेशन है, आयुर्वेदिक नेचुरल होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट कराओ, कोई नहीं आता। जब सारे ट्रीटमेंट्स करा लेते होते हो, अपने बॉडी में टॉक्सिन्स भर लेते हो, फिर आते हो। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टार्टिंग में ही आप उसको क्योर कर लोगे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, एनी हाउ किसी को कार्डियक अरेस्ट ही हो गया, वी डोंट से कि भाई अभी ले आओ हमारे पास, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जब तक आपकी अपनी सिवियरिटी नहीं समझोगे, अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, कब उसको क्योरेटिव लेके जाना है, कब पैलेटिव लेके जाना है, तब तक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट ही इसीलिए ऑप्ट किया है क्योंकि पहले तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स केस लेते ही नहीं थे, डायबिटीज भी थोड़ी ज्यादा हो वो भेज देते थे, पर आज वो दौर नहीं रहा है। आज जो डॉक्टर्स हैं वो दे आर वेरी वेरी वेल इक्विप्ड और उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं और इतनी गवर्नमेंट सीएमईज कंडक्ट करती है, बड़े बड़े रिसर्चेज हो रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनफैक्ट फॉरेन में वेलनेस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं, फॉरेन से लोग आके हमारे पास ट्रीटमेंट आके करवा के जाते हैं। तो अब तो हेल्थ तो बहुत बड़ी बात नहीं रही है और आने वाले टाइम में कैंसर जैसे ट्रीटमेंट्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो अभी भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो बेस्ट हेल्थ हम दे सकें वो प्रोवाइड करते हैं। एंड अगेन इनफर्टिलिटी के केस में भी अगर कोई नॉर्मली भी प्लान करना चाहता है
तो मेरे हिसाब से पहले बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि जरूर करवाएं और उसके बाद ही प्लान करें, क्योंकि आजकल ये जो ADHD की प्रॉब्लम, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अगर आ रही हैं तो उसको भी आपको आज ही रिजॉल्व करना है। बच्चे पैदा बाद में होते हैं, पहले ICU में चले जाते हैं, फिर बार बार डॉक्टर्स के चक्कर, खांसी, जुकाम, पेट दर्द इतना कॉमन होता है। पहले टाइम में 10-10 बच्चे पैदा होते थे, मेरे दादाजी 8 भाई हैं जी। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब मैं नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, झुग्गी झोपड़ी में कितने बच्चे पैदा होते हैं, 10-10 बच्चे लेडीज पैदा करती हैं और उनके बच्चे हेल्दी होते हैं, वो नंगे घूम रहे होते हैं सड़कों पे सर्दियों के टाइम में, तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये ज्यादा पैम्पर की वजह से तो नहीं होगा मेरा ज्यादा पैम्परिंग और ये जो इम्यूनिटी वीक होना, ये सब यही है। अब पहले क्या एक कल्चर हो गया था कि बच्चे को मिट्टी में नहीं खेलने देना, और आज स्पेशली गार्डन्स बनाए गए हैं जिसके अंदर प्रॉपर सॉइल वगैरह करके बच्चों को वहां पे छोड़ा जाता है, राइट। तो वही कल्चर वापस आ रहा है और वो हमारे भारत में ऑलरेडी है, बट हम उसको ऑप्ट नहीं करते मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। तो जो हमारा शास्त्र बोलता है, जो आयुर्वेद बोलता है, और मैं तो कहती हूँ आयुर्वेद को भी साइड रखते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, उसको पहले फॉलो करो। सही बात आप आधे तो वैसे ही बीमार नहीं पड़ोगे। तो इसमें हमारा डाइट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता होगा ना? डाइट ही है, डाइट लाइफस्टाइल ही है जो है। मैंने फिर बोला ना, कोई गोली कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी डाइट लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन आपको ठीक करती है। ना कि कोई गोली क्या करेगी, सपोर्ट कर देगी एक बार के लिए, पर जैसी हीलिंग शुरू होगी तो उसको मेंटेनेंस के सारी जिंदगी गोली खाओगे क्या? वो नहीं पॉसिबल है। मैम, क्या जब हमने एक बेबी पैदा हो गया तो उसके बाद भी हम उसको फॉलो अप करते हैं? क्या हम उसकी मदर को भी फॉलो अप करते हैं? क्या हम बेबी को भी फॉलो अप करते हैं? ये प्रोसेस सिर्फ बीज शुद्धि गर्भ शुद्धि नहीं है, जब फीमेल प्रेग्नेंट भी हो जाती है जी, तो 9 मंथ्स तक उसकी केयर, उसके क्या इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, क्या मेडिकेशन होनी चाहिए, क्या थेरेपीज होनी चाहिए, वो गाइडेंस करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मिताली हैं जो कि पूरा लीड करती हैं गर्भ संस्कार को। और उसके बाद जब डिलीवरी भी हो जाती है तो उसके बाद मदर, आजकल पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज्यादा है फीमेल्स में, उसको टेक केयर भी डॉक्टर मिताली की टीम है वो करती हैं प्रॉपर। न्यूबॉर्न बेबी है, उसका हमारा पूरा एक सेक्टर है जिसके अंदर पूरा न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के जब तक वो 16 साल तक के नहीं हो जाते तब तक का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सब हमारे पास चलता है। तो क्या मैं समझूं कि हम मदर केयर में भी आ गए? यस मैम, इसमें आप मुझे एक और चीज बता सकते हैं कि कौन सी बीमारियां आप फीमेल इनफर्टिलिटी में ठीक करते हो? एंड सेम क्वेश्चन विद मेल आल्सो। ओके, देखो अगर मैं फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करूं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो आयुर्वेद में बड़े आराम से रेक्टिफाई होते हैं। AMH लो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बोलते हैं कि AMH काफ़ी लो है, तो AMH आयुर्वेद से बहुत अच्छे से इंक्रीज किया जा सकता है, जिसके लिए डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि अर्ली 30s में भी बोल देते हैं AMH लो है तो आप जाके IVF करा लो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको नेचुरली इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा फैक्टर आता है कि अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम क्या करते हैं, फॉलिकुलर स्कैन एवरी मंथ हम ट्रैक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उत्तर बस्ती बाकी थेरेपीज करते हैं, मेडिसिन देते हैं। 1 महीने 2 महीने 3 साइकिल तक उनका फॉलिकल काफ़ी अच्छा डेवलप भी करने लग जाता है और ऑटोमेटिकली खुद से रप्चर भी करने लगता है, क्योंकि कुछ फीमेल्स में रप्चर की इशू होता है तो उसमें फिर इंजेक्शंस वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो हाँ, अगर हम ट्रीटमेंट रेगुलर करते हैं तो वो भी इंप्रूवमेंट आ जाती है। कुछ ऐसे केसेस जिसमें एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनती, जिसके लिए फर्दर जो है PRP ट्रीटमेंट्स और बहुत सारी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को कराने पड़ता है, तो उसकी भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम उसको साइकिल वाइज ट्रैक करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। सिस्ट्स अगर हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। PCOD है, PCOS है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वजाइनल डिस्चार्जेस हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज आजकल बहुत मेजरली आया है। अच्छा, भाई ट्यूब ब्लॉक हो गई, बच्चे नहीं हो रहे। कई बार ऐसे होता है कि एक ट्यूब नहीं होती है, दूसरी ट्यूब होती है, तो दूसरी ट्यूब होती है तब भी हम तब भी हम कर सकते हैं। चांसेस 100 नहीं है, 50% तो है। तो उस ट्यूब के साथ जब भी ओवरी उधर का एग रिलीज करेगी तो वो चांस हमारे पास होता है। तो उस केस में हम फॉलिकुलर ट्रैक करते हुए हम पेशेंट को अगर नेचुरली नहीं होता तो IUI साथ में रिकमेंड कर देते हैं, तो भाई हम डबल श्योर हो जाए। तो अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी को लॉन्ग टर्म चलाते हैं उसके साथ तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत अच्छे। मैम, इसमें एक चीज बताएंगे आप मुझे, और मुझे लगता है ये बहुत कॉमन भारतीय का सवाल होगा कि इस एक उम्र कि मैं किस एज तक ये ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ। समझ लीजिए मैं 45 का हो गया हूँ और मुझे बेबी चाहिए, तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? आप हर उम्र में आ सकते हो, बस फीमेल्स में एक चीज ध्यान रखना है, उनको मेनोपॉज नहीं होना चाहिए। मेल्स के अंदर एटलीस्ट कुछ स्पर्म्स हो तो पॉसिबिलिटी है, और एजोस्पर्मिया के भी कुछ हद तक केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे आए हो, क्या आपकी कंडीशन है, अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, हार्मोनल इश्यूज कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी चीज़ रिजॉल्वेबल नहीं है, बट आप
सिंपल सी है कि उसका सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट हो सकता सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हाँ आयुर्वेद से ही होगा, है। सॉल्यूशन ये हो सकता है आयुर्वेद प्लस आईयूआई से होगा, हम्म, सॉल्यूशन ये हो सकता है आयुर्वेद प्लस आईवीएफ से होगा, बट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। होता क्या है, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे वो बोलेगा स्पर्म का कोई इशू एक्सी करा लो, फीमेल का कोई इशू होगा एमएच लो है कुछ है आप आईवीएफ करा लो, उनके पास ये दो ही फाइनल सॉल्यूशन है। जो भी वो लॉन्ग टर्म नेचुरली पे तो बात ही आजकल कोई नहीं करता, बट अगर आप नेचुरली भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर वो उससे आपको इम्प्रूवमेंट आ जाए तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सो अगेन मैं कहूँगी एज वाइज किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कहीं नहीं मिलती वो यही मिलती है। और ये पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा सेंटर है जहाँ पर इंटीग्रेटेड वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति जिंदल हैं जो बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको, जिसमें वो रिकरेंट मिसकैरेजेस पे काम करती हैं, आईवीएफ एक्सपर्ट हैं, जो हमारी टीम के साथ जो है मिलके हम इंटीग्रेटेड वे ऑफ ट्रीटमेंट के थ्रू और सही गाइडेंस के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मैम इसमें ना मेरे को आपसे बात सुनते एक चीज़ याद आ गई, टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज कुछ नहीं होते, मतलब लाइक कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट ट्यूब में बेबी हो रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। देखो सिंपल सा प्रोसेस है, एग और स्पर्म जब फ्यूज करते हैं उसके बाद जो है जाइगोट बनता है और प्रोसेस शुरू हो जाता है फर्टिलाइजेशन का। अब यही प्रोसेस अगर अंदर नेचुरली नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, फीमेल का एग निकालते हैं, मेल का स्पर्म ले लेते हैं और उसको बाहर कल्चर करते हैं। जैसे आपने 10th +1 में +2 में कभी आपने केमिस्ट्री लैब में आपने है ना कुछ प्रिपरेशंस की हैं, तो ये केमिकल उठाया आप ये मान के चलो घर में जैसे चाय बना रहे हैं तो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट और ये सब क्या करते हैं, एग स्पर्म पकड़ के लेके सॉरी और उसको एक पेट्री डिश में उसको फ्यूज कराते हैं। तो डायरेक्टली सिंपल नॉर्मल रैंडम फ्यूज भी हो सकता है या फिर स्पेसिफिकली एक स्पर्म को पिक करके भी डायरेक्टली ओवम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको इक्सी प्रोसेस बोलते हैं। तो जब ये प्रोसेस करते हुए जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको फिर फीमेल के यूट्रस में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो एक कंप्लीट आईवीएफ का प्रोसेस है। इट कम्स अंडर आईवीएफ। जो अंदर नेचुरली नहीं हो रहा उसको बाहर करके फर्टिलाइज करके अंदर डाल देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ फीमेल्स में होता क्या है कि एम्ब्रियोज तो बनते हैं पर ट्रांसफर के बाद यूपीटी पॉजिटिव नहीं आता। अच्छा। तो उस केस में यूट्रस की प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें अलग अलग हैं, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स रहते हैं। बट अगेन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप कंसल्ट करोगे, डिस्कस करोगे, तो उसका कोई रिजल्ट फाइनलाइज राइट एज में करोगे। हाँ, तो कोई मतलब ये टेस्ट ट्यूब बेबी कोई ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में अलग से कुछ डेवलप करते हो, नो, आप ही का स्पर्म है, आप ही का एग है, उसको बाहर फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो को वापस ट्रांसफर कर देते हैं। ये काफी इंफॉर्मेटिव है। मैं उसमें एक चीज और बताऊं ना, मतलब मैं इस कन्वर्सेशन को मेरा सच्ची बताऊं तो एंड नहीं करने का मन कर रहा हाँ, और अब मुझे ना वो सवाल ध्यान आ रहे हैं जो मैंने लोगों से सुने, यार भाई मेरी ये दिक्कत चल रही है, भाई मेरी ये दिक्कत चल रही है। अब वो दिक्कत कई बार क्या होता है ना कि एक मर्द हूँ और भाई मेरे कुछ नहीं होगा भाई और मैं ठीक हूँ भाई, तो उस वक्त और बाद में पता चलता है कि भाई इसी की दिक्कत है हाँ, बाद में चलता है कि महिला ठीक है आदमी ठीक है। तो मानसिकता को ठीक कैसे किया जाए, मतलब ये मैं इस अपनी सोच को कैसे ठीक करूं कि भाई दिक्कत मुझ में भी हो सकती है। हम उसकी भी काउंसलिंग करते हैं अच्छा, काउंसलिंग होती है। हम उसकी भी काउंसलिंग करते हैं। कपल काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। नॉर्मली होता क्या, अगर कोई ऐसा केस होता है तो डॉक्टर्स उसको साइकेट्रिस्ट के पास या फिर कपल काउंसलर के पास भेज देते हैं। बट हम क्या करते हैं, पेशेंट को दोनों को बात करते हैं और अगर उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं है तो हम उसको बॉन्ड बनाने में भी हेल्प करते हैं, राइट क्योंकि जब तक वो होगा ही नहीं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम कोई एलोपैथी डॉक्टर्स नहीं है कि हमारे लिए 1 + 1 2 होता है, हमारे लिए बहुत और फैक्टर्स भी होते हैं, राइट। अगर दो चीजें मिलके अगर फर्टिलाइजेशन होनी है, बट उसके लिए हमें आयुर्वेदिक वे ऑफ लिविंग भी सीखनी पड़ेगी। हमारी मेंटेलिटी क्या है, स्ट्रेस लेवल्स क्या है, हमारी सोल क्या कह रही है, दोनों में बॉन्ड है नहीं है, वो चीज़ें भी होती हैं। और हमने बहुत सारे कपल्स को ऐसे काउंसलिंग कर करके हमने रिजल्ट देखे हैं कि 45 इयर्स में भी जिनका AMH 0.001 करके आ रहा है, तो उस केस में भी पेशेंट के AMH 0.9 या 1 तक पहुंचा है, फॉलिकल्स मैच्योर होने शुरू हुए हैं, खुद से रप्चर भी होने शुरू हुए हैं, सिर्फ दोनों की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने से। कि अगर मैं एक ऑडियंस मुझे देख रहा है अभी, उसको आयुर्वेद के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो, तो उसको आप क्या मैसेज देंगे कि अगर आपको दिक्कत है तो व्हाई ही और शी शुड चूज आयुर्वेदा? देखो, मैं ऐसा कोई होती नहीं हूँ किसी को
ये रिकमेंड करने वाली कि आप आयुर्वेद ऑप्ट करो, ठीक है। मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या शुरू शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आपको पहले हॉलिस्टिक वे ऑफ लिविंग के थ्रू ही अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। और फोर्स करने से तो कोई भी उसको फॉलो करेगा नहीं। पर ये मुझे डेफिनेटली पता है, जब थक जाओगे तो आओगे तो आयुर्वेद आओगे। में। सही बात। पर एक चीज ध्यान रखना, लास्ट ऑप्ट करोगे तो फिर ये मत बोलना कि आयुर्वेद स्लो है, ठीक है। आयुर्वेद स्लो है, धीरे धीरे काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत फास्ट काम करता है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं डेफिनेटली जो लाइफ थ्रेटनिंग है, उसमें हमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बट अगर आप एंड में आप चीजें रेक्टिफाई करने पे आओगे तो नहीं होगा ना। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हस्बैंड वाइफ है, नई नई शादी हुई है, और उस टाइम पे उनके झगड़े स्टार्ट हो गए। स्टार्टिंग में ही अगर रिजॉल्व कर दोगे तब बेटर होगा, या 10 साल के बाद? स्टार्टिंग में। तो बस यही आंसर है कि आयुर्वेद ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। बहुत बहुत अच्छा मैम। मैम बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था, और आई विश हम इस सीरीज को बड़ा करते हैं। और थैंक यू सो मच आपका। बार बार अबॉर्शंस होना, या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं, तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल, जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार आईवीएफ करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।